जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट में। दोस्तों, आज की क्लास जो शाम को 8 बजे डेली शुरू होती है उसका टाइम हो चुका है। आपको पता है कि टारगेट लेके चल रहा हूं यूपी पुलिस की जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं और यूपीएसआई 2024 में इस बार फोड़ेंगे। 2 सब्जेक्ट पर पूरा कमांड करने की कोशिश। हिंदी के लिए डेली शाम को 4 बजे क्लास अपलोड हो रही है जिसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपके डेली प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। और डेली शाम को 8 बजे हो रही है आपकी जीके जीएस में, जो कि हर टॉपिक से सवाल लिए जा रहे हैं, हर पार्ट से, और पूरी तरह से रिवीजन बैच है ये। तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन करें, बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है और डेली बेसिस पर ये क्लासेस अपलोड हो रही हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट नाम से है हिंदी फॉर ऑल एग्ज़ाम, जीके जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम। आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे, देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली क्लासेस हो रही हैं। 2 वैकेंसी तो आपको फोड़ना है, यूपी कांस्टेबल वाली और जो यूपीएसआई की तैयारी में लगे हैं वो यूपीएसआई वाली, ठीक है। और पूरा साथ दूंगा मैं। और जो भी आपके मन में कन्फ्यूज़न चल रहा है, जो भी डाउट चल रहे हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। डेली सुबह 7 बजे आपके डाउट वाली जो जितने भी डाउट्स होते हैं वो सभी को क्लियर करता हूँ सुबह 7 बजे, ठीक है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? पूरे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित हैं। दोस्तों, आपको पता है कि 1540 ईस्वी में हुमायूं का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था किसके साथ? शेर शाह सूरी के साथ, ठीक है। शेर शाह सूरी के साथ कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था आपका बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम युद्ध को एक और नाम से किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है कन्नौज के युद्ध के नाम से, ठीक है। तो इस युद्ध में जो था वो शेर शाह सूरी विजय हुआ था और हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। और इसने किस वंश को ख़त्म करके अपने वंश की स्थापना की थी? तो वो था नंद वंश की, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, ठीक है। तो आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, ये जैन धर्म का अनुयायी था, यानी ये जैन धर्म का मानने वाला था। और इसका जो पौत्र था अशोक, वो जो था वो बुद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बुद्ध धर्म को मानता था। तो जैन धर्म और बुद्ध धर्म, चंद्रगुप्त के बारे में पूछा जाएगा तो ये बुद्ध धर्म, जैन धर्म, और अशोक के बारे में पूछा जाएगा तो ये बौद्ध धर्म, ठीक है। तो जो जैन धर्म था ना, उसके अकॉर्डिंग अंतिम समय में ये जो है निर्वाण, अगर आपने शब्द सुना हो, तो उसके चलते ये अपना जो अंतिम समय था ना, तो इसने क्या करा, ये श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे थे। और 298 ईसा पूर्व में एक लंबे उपवास के बाद इसका निधन हो गया था, ठीक है। और ये जैन धर्म के मानने वाले थे, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन जिसका नाम क्या है? हरमट्टन, उड़ती है किस दिशा में? दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस लाया हूँ मैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित हैं, कि मतलब टॉपिक यही थे लेकिन अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना भी बता रहा हूँ, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन किस ओर उड़ती है? तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण से उत्तर की ओर। और इसका जो एरिया क्या है, वो एरिया की अगर मैं बात करूं तो इस पवन को उत्तरी अमेरिका में जो है ब्लैक रोलर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। हरमट्टन को उत्तरी अमेरिका में क्या जाना जाता है? ब्लैक रोलर, ठीक है। और गिनी तट पर अगर मैं, मतलब अलग अलग जगह इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। गिनी तट जो है वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको डॉक्टर हवा नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है, ठीक है। मतलब सर्वाधिक वहाँ पर जो ट्रेडिंग सिस्टम है ना, वो सबसे ज़्यादा किस तट से किस महासागर से किया जाता है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिखेंगे, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 29 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अटलांटिक महासागर या फिर अटलांटिक अंध महासागर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और अगर मैं बात करूं तो इसका एक पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं कि व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर जो है ना, वो अटलांटिक का अंध महासागर है, ठीक है। और ये महासागर संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, टोटल जो विश्व का क्षेत्रफल है ना, उसके 16% भाग, मतलब 16% भाग ये घेरा हुआ है। और इसकी आकृति जो है ना वो इस प्रकार से है, ठीक। मतलब यूँ कह सकते हैं कि अंग्रेजी के इस आकार की।
और आपको बता दें कि अब इसके मैं पूरा मतलब ज्योग्राफिकल एरिया की बात करता हूँ तो इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है ना वो अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, पश्चिम में अमेरिका है, पूर्व में आपके दक्षिण पूर्व में इसके यूरोप है, यूरोप और अफ्रीका कहाँ है, पूर्व में, ठीक है, और इसके जो दक्षिण में है वो अंटार्कटिक महाद्वीप है, ठीक है, कहाँ पे, दक्षिण में, इधर अगर मैं दक्षिण मान लेता हूँ तो अंटार्कटिक महाद्वीप। तो ये देख सकते हैं आप कि ये सबसे ज़्यादा जो है ट्रेड सिस्टम मतलब कि व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक व्यस्त महासागर जो है वो अटलांटिक अंध महासागर है, ठीक है। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, अल्पाइन शंकुधारी वन या फिर मैंग्रोव वन। तो जो केरल की नीरव घाटी है उसमें स्थित जो वन है वो एक उदाहरण है किसके? तो ये हैं आपके अल्पाइन शंकुधारी वन। अल्पाइन शंकुधारी वन जो होता है ना, ये वैसे अगर मैं बात करूँ तो केरल के किस ज़िले में है, तो ये पलक्कड़ ज़िला है वहाँ पे, या पालक्काड़ ज़िला कह सकते हैं, वहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। और यहाँ जो है 1000 से ज़्यादा फूलों की प्रजातियाँ भी मिलती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 150 से ज़्यादा जीव जंतुओं की प्रजातियाँ भी मिलती हैं। और ये मुख्यतः जो है ना अल्पाइन वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है, जिसमें बर्च, सिल्वर, तो ये तमाम चीज़ें जो है इसमें प्रमुख हैं, ठीक है। इसीलिए इसे अल्पाइन शंकुधारी वन कहा जाता है। ये केरल के पलक्काड़ ज़िले में स्थित है। अन्नाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? अन्नाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ या सह्याद्री। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, तो अन्नाईमुड़ी जो शिखर है ना ये आपका नीलगिरी पहाड़ियों पे स्थित है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अन्नाईमुड़ी शिखर जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी टोटल ऊंचाई जो है ये है आपकी 2695 मीटर। और अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो आपकी माउंट एवरेस्ट की है, ठीक है। टोटल कितनी है ये, वो आपकी है 8800 मीटर, ठीक, लगभग। और उसके बाद है K2 गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। विश्व की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, ठीक, और अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो K2, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है? अगर कोई भी सरकार अगर अध्यक्षात्मक रूप से चुनी जाए तो उसका जो मेन गुण है ना वो क्या होना चाहिए? तो उसका मेन गुण जो होना चाहिए वो होना चाहिए कार्यपालक की नियत कार्यविधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। कब? जब निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है तो वो ये है, ठीक है। यदि आधे से अधिक लोकसभा सदस्य ये कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, मतलब ये कि अगर 50 लोग टोटल हैं और 50 में से 26 लोग कह दें, मतलब आधे से अधिक लोग, कि मुझे इस मतलब जो भी मंत्रिपरिषद बनाई गई जिसमें कि प्रधानमंत्री भी होता है, और अगर ये राज्य के मंत्री हों तो सॉरी लोकसभा की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री के साथ जो है और अन्य जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उन पर अगर विश्वास नहीं है तो इस स्थिति में क्या होगा? तो अगर ऐसा होता है कि लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य ये कह दें कि मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत अन्य सभी मंत्रियों को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। और भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व की संकल्पना का प्रावधान है। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। और यदि सरकार ये मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र छोड़ना देना पड़ता है, ठीक है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो ये अनुच्छेद 17 है और ये एक प्रकार का मूल अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 21 में आपका दैहिक स्वतंत्रता है। तो यहाँ से आपको प्राइवेसी का भी प्रावधान दिया गया है। और इसी में आपको पता है कि मूल अधिकार ही आपके इसको मैग्ना कार्टा कहा गया है और ये भाग 3 में उपस्थित है, ठीक है। चलिए, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए, असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का, स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, स्वर्ण का मुक्त टंकण, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना। तो यहाँ पर स्वर्ण बुलियन मान का जो अर्थ होता है ना वो होता है स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, ठीक है, स्वर्ण बुलियन मान। 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? धन संपत्ति के संकेंद्रण की रोकथाम, कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय आय का निरंतर वृद्धि, आर्थिक वृद्धि की बात हो रही है, या फिर किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक
प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि, या फिर कृषि क्षेत्र की निरंतर वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि जो है किससे संबंधित है? 36 का जो सही ऑप्शन होगा, जो आर्थिक वृद्धि का संबंध है ना, वो है आपकी किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि अगर हो रही है, कंटिन्यू जो ग्रोथ है वो अगर हो रही है, तो इसका मतलब होती है कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। ठीक है। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? निद्रा रोग वैसे तो आपको बताएं मक्खी के द्वारा होता है, और ये कहाँ मक्खी पाई जाती है? ये अफ्रीका में पाई जाती है। लेकिन ये निद्रा रोग दरअसल किस मक्खी का नाम है, तो उस पर अगर बात करें तो ये होता है ट्रिपैनोसोमा। ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक। सूखी बर्फ, ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव नाइट्रोजन, बर्फ के क्यूब और बुरादा, बर्फ के क्यूब और नमक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सूखी बर्फ, यानी ड्राई आइस। ठीक। प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, मैरी क्यूरी ने, हेनरी बेकरल ने, या फिर एनरिको फर्मी ने? रदरफोर्ड का जो है आपको पता है कि इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि रदरफोर्ड को जो बताया जाता है कि प्रोटॉन की खोज भी रदरफोर्ड ने करी थी, तो प्रोटॉन की खोज जो करा था वो किया था गोल्डस्टीन ने। ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, मैंने एक बार पोल कराया था, उसमें लगभग 1800 अभ्यर्थियों ने जो है वोटिंग करी थी, जिसमें कि लगभग 1100 अभ्यर्थियों ने क्या करा था कि उस पर रदरफोर्ड पे वोटिंग करी थी। तो एक इसके लिए शॉर्टकट चलता है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ईंट का मतलब इलेक्ट्रॉन और टा का मतलब थॉमसन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। ये बिल्कुल सही है। प का मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रा मतलब रदरफोर्ड। ये बिल्कुल गलत है। ना का मतलब है आपका न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं समझाना चाहता था वो ये था कि जो ईंट पग नाच है, ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन की जो खोज थी ना वो गोल्डस्टीन थी। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देना, अगर एग्ज़ाम में आपके सामने आता है तो आप पूरी तरह से फंस जाएंगे, इसलिए बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को समझ लें। ठीक है। तो 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हेनरी बेकरल। रेडियो एक्टिवता की खोज करने वाले हेनरी बेकरल थे। ठीक है। और रेडियो धर्मिता का जो एक वो होता है, जो यूनिट होती है ना, वो बेकरल होती है। ठीक। ये भी आप ध्यान दे देना। ये क्वेश्चन देखेंगे और इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसी पर आधारित हैं, तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है और करना है। इंद्रधनुष की रचना कैसे होती है, किससे होती है? तो जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से, जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विसरण से, जल की बूंदों के आयनन से, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा 40 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के द्वारा क्या होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और इंद्रधनुष जो होता है ना, दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है। अगर मैं आपको ये दोनों समझाने की बात करूं, तो जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाले सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन हो, तब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन, तब बनेगा आपका क्या? 2 बार, अगर मैं बात करूं कि 2 बार आपका ये अपवर्तन जब 2 बार हो, परावर्तन 1 बार हो, तब आपका प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। और कब द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा? तो इसके लिए इसकी विपरीत जो होगा कि जब वर्षा की बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन हो। ठीक। जब दोनों ही 2-2 बार हो जाए तब आपका क्या होगा? द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है। ठीक है। कार्पस लुटियंस क्या संस्रावित करता है? कार्पस लुटियन। तो कार्पस लुटियम क्या संस्रावित करता है? टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रुधिरवर्णिका यानी हीमोग्लोबिन, या फिर प्रोजेस्टेरॉन? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का श्रावण करता है। ठीक है। और ये हार्मोन जो होता है ना, एस्ट्रोजन के साथ सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायक होता है। और ये मतलब महिलाओं में कार्पस लुटियम का निर्माण जो होता है महिलाओं के ओवरी में होता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे निर्वात में प्रकाश का वेग। जो निर्वात में प्रकाश का वेग है तो वो सबसे अधिक होता है। ठीक है। 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं ध्वनि की बात कर लेता हूँ, तो ध्वनि का जो
चाल होती है सबसे अधिक किस में होती है, तो इसके उल्टा होती है, निर्वात में शून्य होती है, ठीक है। जबकि ध्वनि की जो सबसे तेज चाल होती है वो आपकी इस्पात में होती है, और इस्पात में जो है सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो एल्यूमिनियम में होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है, और वायु में अगर पूछ ले तो 332 मीटर पर सेकंड, ठीक, ध्वनि की ये चाल होती है, ठीक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्वांग एक प्रसिद्ध कला है, क्या, नृत्य का, संगीत का, चित्रकारी का, या फिर कढ़ाई का। तो स्वांग का मतलब ये आप समझ जाएंगे कि क्या स्वांग रचा रखा है या फिर क्या नृत्य चल रहा है, ये आप समझ ही सकते हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्वांग एक प्रसिद्ध नृत्य कला है कहाँ का, ये नृत्य जो है बुंदेलखंड का एक पारंपरिक लोक नाट्य है, जो प्रायः लोक नृत्य राई के विश्राम क्षणों में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत रिपीटेड बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन अगर कोई है तो वो यही है मेरे भाई। नोबेल पुरस्कार भौतिकी में पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो थे सीवी रमन साहब। अभी बिहार पुलिस में आया था ये, मगर पेपर रद्द हो गया, ठीक है। यूपी कांस्टेबल में आया था, पेपर रद्द तो नहीं हुआ, उसमें जो जिसने किया होगा वो सही हो गया उसका। कैड किसका सूचक है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो जो CAD होता है ना, कैड, ये किसका सूचक होता है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ना, ये होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो होता है ना, इसका उपयोग 2D और 3D डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। डेली आप लोग ये क्लासेस करते रहे मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम हूबहू छपेंगे। ये पूरे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, मगर ये वही टॉपिक से क्वेश्चंस हैं। जैसे पिछली बार क्या हुआ कि नोबेल पुरस्कार जो है पूछा गया था कि अन्य क्षेत्र में पूछा गया था, तो मैंने फिजिक्स का उठा लिया, और फिजिक्स के भी क्वेश्चंस, मतलब फिजिक्स वाला नोबेल भी पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है मालगुडी डेज, इसके लेखक कौन है, तो 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा R.K. नारायण। और R.K. नारायण हैं कौन, R.K. नारायण जो है ना, ये एक कहानीकार हैं, ठीक है। और इनको मतलब सर्वप्रथम जो है 1943 में एक छोटी कहानियों के संग्रह के रूप में प्रकाशित किया गया था, और ये पुस्तक उन्होंने अपनी मैसूर और चेन्नई की यात्रा के अनुभवों से लिखी थी, किसको, मालगुडी डेज, ठीक है। वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाना है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में होगा, टोक्यो में होगा, न्यूयॉर्क में होगा, या फिर दिल्ली में होगा। कहाँ पे होगा ये आप बताएं फटाक से। 48 का जो सही ऑप्शन जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पेरिस में होने जा रहा है। और आपको अगर बता दें तो ये जो है राजधानी कहाँ की है, पेरिस, ये आपकी फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। और इसके पहले जो हुआ था आपको पता है कि इससे पूर्व जो 1924 और 1900 में भी पेरिस में हुआ था, ठीक, 2 बार और हो चुका था। और इसका जो शुरुआत हुआ था ना ओलंपिक खेल का, ये आखिर हुआ कहाँ से, तो पहली बार जो खेला गया था ओलंपिक, तो ये एथेंस में हुआ था, यूनान के एथेंस शहर में। कब, 1896 में। ओरिजिन भी पूछ सकता है आपसे, तो एथेंस में हुआ था आपका, यूनान के एथेंस एक शहर था, वहाँ पे पहला आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी 1896 ईस्वी में, ठीक है। आज का दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके इसको ज़रूर बताना। निम्न में से किसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को, रोम, सिंगापुर, या फिर अशोका। तो ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के कितने क्वेश्चंस इस बार के टेस्ट में सही हुए हैं ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। डेली आप लोग 8 बजे वाली क्लास में ज़रूर से ज़रूर जुड़ें, और शाम को 4 बजे हिंदी वाली क्लास में भी ज़रूर जुड़ें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।